आज हमारे पास एलजी कंपनी का 47 इंच एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको इस टीवी का प्रॉब्लम और इसका मॉडल नंबर दिखाना चाहूंगा। आपको साइज देख के लग रहा ही होगा कि कितना बड़ा साइज का ये हमारा एलईडी टीवी एलजी 47 LW6500 नंबर का ये मॉडल है। और यहाँ पे इसका पावर कॉर्ड लगा हुआ है और इसका पीछे का जो भी कनेक्टिविटी दिया हुआ है और आपको नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इस टीवी के ऊपर बहुत ही कम वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल है और इस टाइप का टीवी क्योंकि बहुत ही कम लोग खरीदते हैं, इसलिए कम इसका वीडियो अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो जान लीजिए कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है अभी वो प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमने इसको एसी सप्लाई दिया और एसी सप्लाई देने के बाद इसका स्टैंड बाई का एलईडी हमने रिलीज करा स्टैंड बाई से, और ये रेड रेड से ब्लू हो चुका है। और ब्लू होने के बाद देखिए डिस्प्ले पर हमें कोई भी पिक्चर नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि ये स्टैंड बाय से रिलीज तो हो रहा है लेकिन ग्राफिक्स नहीं बन रहा है। इसका यही प्रॉब्लम है। तो इस टीवी को ठीक करने के लिए हमें इसका मदरबोर्ड के अंदर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पावर सप्लाई सेक्शन बिल्कुल ओके है। तो इसका पीछे साइड को मैं खोल लेता हूँ और पीछे साइड को खोलने के बाद आपको इसके अंदर सारे जो बोर्ड्स और पीसीबी लगा हुआ है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर टोटल 3 पीसीबी लगा हुआ है। एक एसएमपीएस पावर सप्लाई लगा हुआ है जो कि काफी बड़ा सा एसएमपीएस पावर सप्लाई है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टीकॉन का बोर्ड भी देखने को मिलेंगे जो कि ये भी काफी बड़ा बड़ा साइज का है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो लोग नया नया टेक्नीशियंस होते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो देखिए पीसीबी के ऊपर ही टेबल के मदद से यहाँ पे सारे वोल्टेज और कौन सा पिन किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया है सारे चीज लिखा हुआ है। तो जब नया नया इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आप आओगे ना तो आपको इस प्रकार से बहुत सारे टेबल्स आपको पीसीबी के ऊपर ही देखने को मिल जाती है, जिसके जरिए हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये जो हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई है दोस्तों, ये एसएमपीएस पावर सप्लाई आपका बहुत सारे अलग अलग वोल्टेज को बनाने के लिए बनाया गया है। और वो सारे वोल्टेज हमारे इस मेन मदरबोर्ड पे आएंगे और उसके बाद हमारा ये मेन मदरबोर्ड काम करना शुरू कर देगा। तो हमने इस मदरबोर्ड के अंदर सारे वोल्टेज को चेक करके देखा, एकदम बिल्कुल सारे वोल्टेज ओके है। उसके साथ ही साथ मैंने एक चीज को देखा इसके अंदर, इसके ऊपर किसी ने पहले से ही काम करके रखा है, लेकिन इसका जो एलवीडीएस केबल है ना वो एक बार भी किसी ने नहीं खोला है। तो हम अब क्या करेंगे कि इसके अंदर जो मेन आईसी दिया हुआ है ना उस मेन आईसी को हम रीसोल्डर करेंगे या ड्राई सोल्डर करेंगे। और वो ड्राई सोल्डर हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ पे ये जो हीट सिंक का ये लगा हुआ है ना उस हीट सिंक को मैं निकालता हूँ। निकालने के बाद हमारा मेन जो आईसी है उस मेन आईसी को देखने को मिलेगा। और एक दो तीन ऐसा पॉइंट होता है, वो पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है जब भी हम लोग कोई भी एसएमडी कंपोनेंट्स या एसएमडी आईसी के ऊपर रीसोल्डर या ड्राई सोल्डर करने जाता हूँ तो उस समय। तो देखिए इसके ऊपर 90 बाय 90 का एक आईसी लगा हुआ है जो कि बॉल आईसी है, मतलब इसके पीछे बॉल लगा हुआ है। और इस टाइप का कोई भी आईसी को ड्राई सोल्डर करने से पहले हम लोग बहुत ही अच्छे से इसके अंदर पेस्ट को इस्तेमाल करता हूँ। और जो पेस्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों ये है किंगबो का व्हाइट कलर का जो पेस्ट होता है ना उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा पीसीबी जलने का खतरा कम हो जाती है। और इसके अंदर अगर ज़्यादा भी हीट हम दे देंगे तो इस पेस्ट के मदद से या इस पेस्ट के वजह से हमारा पीसीबी नहीं जलता है। और कलर जो फेडिंग होता है ना, यानी कि पीसीबी का जो कलर चेंज हो जाती है, जो मतलब रेड रेड हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है, वो भी प्रॉब्लम हमारा नहीं आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो हमने अच्छे से पेस्ट को लगा दिया हूँ। और पेस्ट को लगाने के बाद अब हमें चलना पड़ेगा हमारा ब्लोअर में यानी एसएमडी रिवर्क स्टेशन के ऊपर। इसमें क्या करेंगे हम 300 डिग्री के आसपास सेट करेंगे टेम्परेचर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन आईसी है ना इस मेन आईसी के ऊपर लगभग 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरीके से घुमाते रहेंगे जब तक हमारा आईसी का टेम्परेचर 200 से 250 260 डिग्री के आसपास ना चला जाए। और जैसे ही इस मेन आईसी का टेम्परेचर 200 250 डिग्री के आसपास चले जाएंगे उसके बाद हम अपने जो एसएमडी रियो स्टेशन है या ब्लोअर मशीन है उसके अंदर 300 से लेकर या 350 से 200 370 के आसपास हम उसका टेम्परेचर सेट करेंगे। इसमें क्या होगा कि ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो इस आईसी के नीचे जो बॉल लगा हुआ है ना वो सारे के सारे बॉल्ट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद हमारा आईसी और मदरबोर्ड के अंदर जो भी कनेक्शन है ना वो कनेक्शन बहुत ही अच्छे से ग्रिप बन जाएगा। और उसके बाद जो प्रॉब्लम हमें इस टीवी के अंदर देखने को मिल रहा था
वो सारे के सारे प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएँगे और मेरे ख़्याल से इस टीवी के अंदर जो ग्राफ़िक्स नहीं बन रहा था, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, तो इसके बाद आपको और एक काम करना पड़ेगा कि ट्विज़र की मदद से आपको धीरे-धीरे इसको टच करके देखना पड़ेगा कि हमारा ये मेन आईसी ये हिल रहा है कि नहीं। बहुत ही ध्यान से और हल्के हाथों से करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप थोड़ा-सा ज़ोर से इसको हिला दोगे ना, तो इसका पोज़ीशन चेंज हो जाएगा, जिसके कारण आपका बोर्ड जो है ना, वो डेड भी हो सकता है। इसीलिए जब भी आप इस प्रकार से कोई भी बड़े चीज़ के ऊपर काम करोगे, तो कस्टमर के साथ पहले से बात कर लीजिएगा कि आपके टीवी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा काम करने के समय टीवी डेड भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो फिर भी इस टीवी को रिपेयर करना, तब आप रिपेयर कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपका जो सेफ्टी है ना, वो भी बचे रहेंगे और आपका नुकसान होने से भी बच जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से हिट करा और हिट करने के बाद हम थोड़ा-सा हिला के देखा, तो उसके बाद हमारा ये टीवी मतलब हिट जो हुआ था ना, वो हम ठंडा कर लिया हूँ और ठंडा करने के बाद आप देखिए कि हम इसको अच्छे वाले थिनर के मदद से इसको क्लीन करेंगे। और ये क्लीन करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हमारा आईसी ज़्यादा हीट रहेंगे ना, उस समय आप एक काम ना करें। आप थोड़ा-सा सब्र करिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। जब आपका आईसी को हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर कम होते-होते 30 से 40 डिग्री ना आ जाए, तब तक आप इसके ऊपर जो थिनर है ना, वो आप ना दीजिएगा, नहीं तो आईसी खराब होने का चांसेस या खतरा रहता है। और इसको क्लीन करने के लिए हम लोग अच्छे वाले जो क्वालिटी का थिनर को इस्तेमाल करता हूँ। इसमें क्या होता है कि पीसीबी के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रहता है और उसके साथ ही साथ जो व्हाइट-व्हाइट जो चीज़ आ जाती है ना थिनर देने के बाद, वो भी चीज़ हमारे इस पीसीबी के ऊपर नहीं आती है। अच्छे वाला थिनर को इस्तेमाल करता हूँ तब। तो यहाँ पे देखिए हमारा आईसी के आस-पास जो भी पेस्ट लगा हुआ था, वो सारे के सारे पेस्ट क्या हुआ कि अच्छे से क्लीन हो चुका है। क्लीन होने के बाद हम इसके अंदर लाइन देकर देखेंगे कि टीवी के अंदर जो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा था, वो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम दूर हुआ है या नहीं? अगर दूर हो जाएँगे तो तभी बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो हम आईसी को खोल के फिर से रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करके फिर से हम आईसी को यहाँ पे लगाएँगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसका जो मेन जो कॉर्ड है ना, एसी कॉर्ड, इस एसी कॉर्ड को हम एसी सप्लाई के साथ लगाएँगे और देखेंगे कि हमारा टीवी चालू होता है कि नहीं। चलिए इसको उठाता हूँ और उठा के देखता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों डिस्प्ले पर तो ग्राफिक्स आ चुका है, जो हमारा प्रॉब्लम था चालू तो हो रहा मतलब चालू भी नहीं हो रहा था टीवी, इस टाइम वैसे रिलीज हो रहा था लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए हमारा ठीक हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सारे जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को पता चले कि इस मॉडल का टीवी का अगर ऐसा प्रॉब्लम आएंगे तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। और इन फ्यूचर में आपको बहुत सारे इसी प्रकार के वीडियोस देखने को मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।